नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये दी थी स्किनर ने और वो पावलोव ने दी थी। ये दोनों ही व्यवहारवादी साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, इसमें भी कई आपकी संप्रदाय हैं साइकोलॉजी के, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, संरचनावादी। तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं व्यवहारवादी साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के बारे में। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, तो SR थ्योरी और RS थ्योरी, जो पावलोव कहते हैं पहले स्टिमुलस दो फिर रिस्पॉन्स, और स्किनर कहते हैं पहले रिस्पॉन्स दो फिर स्टिमुलस दो, यानी पहले अनुक्रिया करें। जैसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में इसी थ्योरी को अप्लाई किया गया है कि बच्चा पहले काम करे और उसके बाद उसे क्या मिले, स्टिमुलस मिले। पहले कार्य करे फिर उसे उद्दीपन मिले, कार्य करने के बाद में प्रोत्साहन मिले सक आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी आपकी स्किनर थ्योरी के बारे में हम बताएंगे अभी। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांतों में BF स्किनर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादी जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन दोनों पे ही सबसे ज़्यादा कार्य किया है कि बच्चा रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपन, इन दो पे ही फोकस किया गया है कि बच्चा पहले अनुक्रिया से सीखता है या उद्दीपन करने से सीखता है। तो इनका मानना यह था कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और उनके इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 ईस्वी में हुआ था। स्किनर जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए कुछ यंत्र विकसित किए। इसलिए उनके इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कई बार एग्जाम की दृष्टि से पूछ लेते हैं भाई कि वैसे तो आप अंग्रेजी में याद रखिए, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं या इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे इसके। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये कई सारे नाम से जाने जाते हैं। स्किनर एक व्यवहारवादी थे। मैंने अभी बताया है कि हमारे मनोविज्ञान की कई सारे संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं कि कोई संज्ञान यानी कि संज्ञान के माध्यम से सीखा था, कोई व्यवहार से और कोई संरचना से। तो इस तरह से 3-4 वैज्ञानिक हमारे हैं जो व्यवहारवादी हैं। तो उन्होंने चूहे तथा कबूतरों की सहज क्रियाओं पर अनेक प्रयोग किए थे कि इन्होंने जो आसानी से एक्सपेरिमेंट जिन पे किया जा सके, तो चूहे और कबूतरों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर आधारित होता है जो किसी व्यक्ति को करने होते हैं। और स्किनर का यह सिद्धांत पावलोव के शास्त्रीय रूढ़िगत अनुबंधन सिद्धांत से भिन्न है, मतलब उसका अपोजिट मान के चलो आप, अलग है इससे। जो परंपरा है कि पहले स्टिमुलस दें फिर रेस्पॉन्स आए, इसने कहा नहीं, पहले रेस्पॉन्स करो और फिर स्टिमुलस मिले। ठीक है। पावलोव के सिद्धांत में कुत्ता मेज से बंधा होता था और अक्रिय था, कुछ करता नहीं था, बिना करे ही उसके अंदर से ही जो है क्या हो रहा था, एक अनुकूलन हो रहा था। किसके प्रति? स्टिमुलस के प्रति, भोजन या घंटे के प्रति हो रहा था। लेकिन स्किनर के इस सिद्धांत में प्रज्ञ मतलब बालक क्रिया करते हैं। बालक इसमें क्रिया करते हैं, उसमें क्रिया वो कुत्ता नहीं कर रहा था, वो बंधा हुआ था, वे सक्रिय रहते हैं, और इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अब ध्यान रखिए, क्रिया मतलब क्रिया करके, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का मतलब है बच्चे, क्योंकि कुत्ते जो पावलोव का थ्योरी थी कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें कुत्ता बंधा हुआ था, मतलब अक्रिय था, और इसमें क्या करेगा बच्चा? क्रिया रहेगा, करके सीखेगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बता भी दिया है, वैसे वही बातें फिर आएंगी।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ समझने के लिए अपने स्कूली जीवन के अतीत में झांके और आप स्कूल जाने के नाम से थरथर काँपते थे। क्या करते थे? थरथर काँपते थे। रिक्शा वाले को देखकर आपको क्रोध आता था और आप उसे अपना दुश्मन समझते थे। स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मम्मी पापा भाई बहन आपको याद करके रोना आता था, जैसे उनके याद तुरंत रोना आता था। इसका मतलब क्या था कि काम करने के लिए आपको टॉफ़ी, ये चॉकलेट वगैरह दे करके काम करने के लिए प्रेरित करते थे कि पहले काम कर और उसके बाद जो है आपको ये मिलेगा। तो इस चक्कर में पहले अनुक्रिया करते थे और बाद में उसे स्टिमुलस मिलता था। तो ये सारी थ्योरी है इसमें। तो अध्यापक के पुचकारने या कुछ खाना देने पर चुप हो जाते थे। इसका मतलब पहले चुप हो और फिर आपको टॉफ़ी मिलती है। फिर रोने लगते थे और चुप हो जाते थे। फिर यही क्रम तब तक चलता रहता था जब तक स्कूल की छुट्टी न हो जाए। बच्चे क्या करते थे और उसको किसी लालच से स्कूल भेजा जाता था। तो इस तरह से ये था कि बच्चा पहले क्रिया करे, उसके बाद उसे स्टिमुलस या उद्दीपक मिले या पुनर्बलन मिले। दूसरी क्रिया प्रसूत अनुकरण इसलिए स्किनर कहते हैं कि पुनर्बलन करने वाला उत्तेजक अथवा कृत्रिम उत्तेजक अनुक्रिया के साथ या तुरंत बाद नहीं देना चाहिए, बल्कि अपेक्षित अनुक्रिया करने के बाद ही देना चाहिए। कोई भी रिवार्ड उसको क्रिया करने के बाद देना चाहिए, ना कि पहले देना चाहिए। तो ये जो थी एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है कि बच्चे को पहले टॉफ़ी दे दो और फिर काम करने के लिए राज़ी कर लो। नहीं, उससे कहो कि पहले काम करे और उसके बाद आपको टॉफ़ी मिलेगी। तो ये बिल्कुल उल्टा है पावलोव की थ्योरी से। तो इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का स्थान या अनुक्रिया उद्दीपक के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अनुक्रिया पहले रेस्पॉन्स और फिर क्या है? स्टिमुलस। तो इस प्रकार सीखने का सार उत्तेजक स्थापना नहीं है, सार उत्तेजक स्थापनता यानी कि स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, वर्ण प्रतिक्रिया में सुधार है। स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार के व्यवहारों में की है। एक तो इन्होंने की है इमिटेड बिहेवियर यानी कि प्रसूत व्यवहार, और दूसरी है इनकी इलिसिटेड बिहेवियर। इमिटेड बिहेवियर क्या है यानी प्रसूत व्यवहार क्या है? वाटसन का विश्वास था कि बिना उत्तेजना के उद्दीपक कोई अनुक्रिया नहीं होती। वाटसन ऐसा मानते थे कि बिना उत्तेजना के कोई अनुक्रिया नहीं होती। स्किनर इस सिद्धांत से सहमत न था। उसने कहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। उसके अनुसार जो अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती हैं उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। यानी कि जो भी क्रियाएं होती हैं और किसी स्टिमुलस के कारण होती है तो उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार के व्यवहार के उदाहरण के रूप में सभी प्रकार के सहज व्यवहार आ जाते हैं। यानी कि कोई कार्य करने से पहले स्टिमुलस दिया जाए तो क्या है? अनुकरण करता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं कुछ करूँगा। जैसे पिन चुभने पर हाथ हटा लेना, तो ये सहज क्रिया है। पिन चुभा तो हाथ हटेगा। स्टिमुलस मिला, क्या आपको लगा कुछ दर्द हुआ तो अपना आप हट गया। तो तीव्र प्रकाश में पलकों का झपकना तथा खाना दिखाई देने पर लाल टपकना, इसके विपरीत जो अनुक्रियाएं स्वेच्छा से होती हैं, ये तो स्वाभाविक क्रिया है। इसके विपरीत जो स्वेच्छा से क्रियाएं होती हैं अर्थात बिना किसी उद्दीपन के, उसे प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। बिना स्टिमुलस के जो कार्य होता है उसे प्रसूत कहते हैं। प्रसूत का मतलब बिना किसी स्टिमुलस के कोई कार्य करना, अंदर से करना, इच्छा से करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रसूत कहते हैं। इसको समझ लीजिए अच्छे से। जो बिना स्टिमुलस की क्रियाएं होती हैं उसे प्रसूत कहते हैं। यानी इच्छा से, जब मन चाहे कोई क्रिया करने की इच्छा हो, ऐसा ना हो कि बाहर से कोई मुझे बाहरी स्टिमुलस मिलेगा तभी मैं काम करूँगा। नहीं, अंदर से इच्छा हो तभी क्रिया होगी, अनुक्रिया होगी। जैसे बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरा ले लेना और किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथ या पाँव को यूं ही इधर उधर हिलाना। भाई जब पाँव हाथ पैर हिला रहा है तो कोई स्टिमुलस थोड़ी दे रहा, अपना हो रही है क्रिया। या बच्चा लिख पढ़ रहा है अपना आप ही, तो जैसे टेलीफोन की घंटी बजने पर उसकी प्रतिक्रिया करना या न करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। घंटी बज रही है, मैं तो नहीं उठाता फ़ोन,
अनुक्रिया का हुई, स्टिमुलस मिल रहा फिर भी नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेरा मन करेगा तो करूँगा, यानी अंदर से क्रिया हो रही है। स्किनर ने इन व्यवहारों को एस टाइप और आर टाइप कहा। एस और आर का मतलब स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स टाइप कहा, तथा कुछ लोगों ने इलिसिटेड तथा इमिटेड। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपन पर आधारित न होकर किस पे है, अनुक्रिया तो व्यवहार पर निर्भर करती है, आपके व्यवहार पर निर्भर करती है, स्टिमुलस पर निर्भर नहीं करती। इसे कहते हैं आप इमिटेड बिहेवियर प्रसूत। समझ में आया आपको? यहाँ व्यक्ति को पहले कुछ न कुछ करना होता है, उसके बाद ही उसे परिणाम के रूप में कुछ न कुछ पुरस्कार की प्राप्ति होती है। यानी कि जो थ्योरी है आपकी बिल्कुल स्किनर की, बीएफ स्किनर ने जो दी थी लीनियर प्रोग्रामिंग में, रेखीय अनुदेशन में, अभिक्रम अनुदेशन में, तो उसमें इसी सिद्धांतों को अप्लाई किया गया है। जब बच्चा मशीन में बैठ के काम करता है तो उसमें क्या मिलता है उसे, पहले अनुक्रिया करता है और फिर क्या मिलता है उसे, पुनर्बलन मिलता है, रेनफोर्समेंट मिलता है, रिवार्ड्स मिलता है, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले अनुक्रिया हुई, पहले रेस्पॉन्स तो नहीं मिला था काम करने के लिए, मैं बैठ रहा हूँ आज कंप्यूटर पर काम करूँगा और मुझे करना ही है, स्वेच्छा से क्रिया की उसने, बैठा काम करने के लिए और क्वेश्चन को हल करने के लिए बैठ गया, यानी कंटेंट्स पढ़ता है, उसको समझता है और समझने के बाद में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आता है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो ये इसी पर आधारित है कि तो इसके तो व्यवहार पर निर्भर करता है। यहाँ व्यक्ति को पहले कुछ न कुछ करना होता है, उसके बाद ही उसे परिणाम के रूप में कुछ न कुछ पुरस्कार की प्राप्ति होती है। तो ये था आपका प्रसूत व्यवहार। एक होता है अनुक्रिया व्यवहार। अनुक्रिया व्यवहार क्या है? इलिसिटेड बिहेवियर। जैसे रोशनी के आने पर आँखों के पलक झपक जाना, रोशनी आती है पलक झपक जाती हैं, तथा आलपिन चुभने पर शरीर के अंगों का मुड़ जाना प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के उदाहरण हैं। सक्रिय अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशनिंग में सक्रियता से पुनर्बलन मिलता है तथा लुप्तता से कमज़ोर हो जाता है। अगर वो हट जाती है तो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे समझ सकते हैं पुनर्बलन क्या है। देखिए अभी बताया कि वो क्रिया कैसी है, अनुक्रिया, यानी कि एक तो थी स्वेच्छा से और एक है ऑटोमेटिक। भाई ऑटोमेटिक का मतलब है पिन चुभा अपना आप ही क्रिया होगी। एक को मन करे तो करे और ना करे तो ना करे। क्रिया का मतलब कि आप पे, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है पुनर्बलन। व्हाट इज रेनफोर्समेंट? क्या है रेनफोर्समेंट? क्या है पुनर्बलन? का तात्पर्य है किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाना है, यानी कि जो आपकी क्रिया को बढ़ा दे उसे पुनर्बलन कहते हैं। काम करने की क्रिया को बढ़ा दे तो उसे पुनर्बलन कहते हैं। तो W.L. हिल ने भी कहा है पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। पुनर्बलन क्या है? अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस क्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। और पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव क्या है? जिस बच्चे को क्लास में अच्छे कार्य करने पर शाबाशी दी जाती है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और बच्चे के क्लास में गलत व्यवहार करने पर अगर उसे डांटा डपटा जाता है, कुछ ऐसे शब्द उसे कहता है नालायक वगैरह, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है। और अब आता है इसमें स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग। स्किनर ने कई सारे प्रयोग किए और स्किनर ने सबसे पहला प्रयोग किया था चूहे पर, रैट पे। उन्होंने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर चूहे को छोड़ा और बिल्कुल अंधेरे कमरे में उसे रख दिया। बिल्कुल उस कमरे को शांत कमरा था, बिल्कुल साउंड रहित था, कोई आवाज़ नहीं थी। और उसमें बहुत सारे रास्ते थे, जिसे भूल भुलैया कह सकते हैं, छोटे छोटे संकरे रास्ते थे। तो गुजर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना था उसमें। प्रयोग आरंभ करने से पहले चूहे को निश्चित दिनों तक भूखा रखा गया था, भूखा था और उसे खाने की तलाश थी। तो उसे भोजन प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहने का उपक्रम भी कर लिया गया था।
कि सक्रिय कैसा होगा। बॉक्स में एक लीवर भी था जिससे उसका अचानक पैर जिस पे लगता है और उससे अनाज के दाने उसमें गिरते हैं। चूहा उपयुक्त मार्ग पर अग्रसर होता, लीवर पर उसका पैर पड़ता और खट की आवाज़ होती। लीवर पर पैर पड़ते ही प्रकाश युक्त बल्ब जलता और खट की आवाज़ होते ही प्याले में कुछ खाना भी आकर गिर जाता। दोनों क्रिया होती इसमें। कौन सी? एक तो जैसे ही उसका खटके में पैर पड़ता तो प्रकाश भी होता और खाना भी आकर गिर जाता। तो कुछ समय पश्चात अथवा देर से चूहा भोजन को देखता और उसे खा लेता। चूहा इन्हीं गतिविधियों को जारी रखता। वह लीवर को पुनः दबाता तथा इस बार भी खटकी आवाज़ आती और प्रकाश आता और फिर उसके लिए खाना गिर जाता। तो इस तरह की कई बार क्रियाएं उसने की, यानी सबसे पहले अनुक्रिया की, उसके बाद उसको खाना मिला। तो इस प्रकार उसे बार बार उसने प्रयास किया है। यहाँ लीवर को दबाने से होने वाली आवाज़ तथा प्राप्त भोजन पुनर्बलन का कार्य करता था। जब भी कोई आवाज़ आती और या उससे भोजन गिरता तो उसके लिए अगला जो चरण था और ज़्यादा एनर्जी से काम करने के लिए होता कि फिर मिलेगा, फिर करके देखो। इन क्रियाओं का अर्थ यह है कि चूहे ने भोजन की प्राप्ति के लिए लीवर का दबाना सीख लिया और चूहे द्वारा सक्रिय रहकर जैसे पुनर्बलन मिलता वैसे वैसे उसकी अनुक्रिया करने की तथा लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को तीव्रता आती चली गई। इसके बाद स्किनर ने प्रक्रिया में परिवर्तन किया तथा चूहे को लीवर दबाने पर भोजन केवल तभी मिलता जब साथ में सुरीली ध्वनि भी होती। धीरे धीरे चूहे ने सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन करना सीख लिया। केवल लीवर के दबाने से सुरीली ध्वनि भी होती। तो एक्सपेरिमेंट और भी किए इसने, कबूतरों पे भी किए। और अब इसे देखते हैं इसकी आलोचना क्या है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अगले इसमें इसका शिक्षा में महत्व है, कई सारी चीज़ें हैं और भी बताने को है। चलिए धन्यवाद। इसकी जो आलोचना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पे इसको ब्रेक कर देता हूँ। आलोचना है और इसका शिक्षा में महत्व अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।